गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हमारे पॉलिटिक्स से टॉपिक है, उसका नाम है मूल अधिकार। और मूल अधिकार के मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर जो आज पहली बार जो देख रहा है उसके पहले 2 वीडियो देखें ताकि उसके दिमाग में बेसिक समझ आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, यानी ये यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। तो थोड़ा मूल अधिकार के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब व्यक्ति अपने माँ के उदर से बाहर आता है, जब बच्चा अपनी माँ के उदर से बाहर आता है तो उसको मूल अधिकार से पहले एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स है, तो बच्चा जब अपने माँ के उदर से बाहर आता है तो उसे ह्यूमन राइट मिलते हैं, मानव अधिकार। यानी मानव होने के नाते इस संसार में जो उसको अधिकार मिले हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो मानव होने के नाते क्या अधिकार मिले हैं, उसको जो अधिकार मिले हैं, जो वे अधिकार जो मानव होने के नाते उसको वो अधिकार मिले हैं जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, यानी मानव अधिकार मतलब का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, वो है मानव अधिकार। धारणाएं बदल गई, एक पार्टिकुलर देश में पैदा हो गए, जैसे मान लीजिए कि किसी देश में पैदा हो गए तो वहां के फिर बन गए नागरिक। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में जो है मानव अधिकार, और मानव अधिकार के अंदर आता है आपका मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की अगर बात की जाए, ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, मानव अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, ये यूएसए अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अमेरिका के संविधान से लिए गए, उसके बाद हम आपको बता चुके हैं। आइए एक बार क्विक रिवीजन करता हूं, मुआवजा दे। ठीक है, जबकि मूल अधिकार जो है अब 6 रह गए हैं। अब आपको हम बता चुके हैं कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में, उसमें से आपकी संपत्ति का अधिकार 300 का में रख दिया गया। ठीक है, यहाँ आपको बता चुके हैं। तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में हुआ, जिसमें 300 का के तहत जो 31वां अनुच्छेद है, ठीक है, आप देखेंगे 31वां अनुच्छेद है, उसमें उसका कानूनी अधिकार बता दिया गया है। तो मूल अधिकार और मानव अधिकार, उसके बाद हम आपके देखते हैं कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संसदीय शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, ये हम आपको बाद में बताते हैं पूरी बात। इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं समता और समानता का अधिकार। और इस वीडियो के बाद हम एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें जो चीजें मूल चीजें हैं। अगर आप भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप किसी कंपटीशन का एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी एक हिसाब से देखिए, आपको उस बारे में पता होना चाहिए। आप इंडिया में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि समता क्या है, समानता क्या है, अखंडता क्या है, ठीक है, संप्रभुता क्या है, और कहना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 20 कहता है अपराध में दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। यानी आपने कोई अपराध किया है, अभी आप अपराधी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जब सिद्ध हो जाता है अपराध तब आप अपराधी कहे जाते हैं। तो अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि की स्वतंत्रता है। 20 आ या 20 आभाषा कह लीजिए, चाहे 1-2 पॉइंट जो भी समझो, तो उसे उसी समय अनुसार सजा मिलेगी। यानी हम आपको बता चुके हैं कि अगर 2018 में 2018 क्या 2020 में
किसी अपराध की सजा 3 माह है, ठीक है, 3 वर्ष है, और जब तक इनका जो है अपराध सिद्ध हुआ कि वाकई में अभुक्त मूल जो व्यक्ति है वो वाकई में अपराधी है, तो 2022 में तब तक सजा हो गई 5 वर्ष, तो उसको 3 वर्ष की सजा काटनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद स्वयं के विरुद्ध किसी को आप डरा कर धमका कर उसे ये नहीं कह सकते हैं कि आप अपराधी हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप सिद्ध कीजिए, आप प्रूव कीजिए, तब वो अपराधी है तो फिर उसकी सजा भी भुगतेगा। उसका एक अपराध 20 1 2 3 और तीसरा पॉइंट है कि एक अपराध एक सजा, एक अपराध की एक बार में एक ही सजा मिलेगी। ये नहीं कि अपराध एक है, सजाएं कई प्रकार की, चाहे आप जुर्माना कीजिए चाहे उस पर आर्थिक दंड लगाइए, एक ही सजा, ठीक। उसके बाद क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि जब देश में कोई आपत्तिकाल होता है, ठीक है, देश की जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब चला जाता है, देश में इमरजेंसी लग जाती है, चाहे अनुच्छेद 52 के हिसाब से लगे, चाहे 56 के हिसाब से लगे, चाहे 60 के हिसाब से लगे, 352 356 360, ठीक। तो उसमें क्या है, सारे अधिकार आपके मूल अधिकार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या है कि आप अपने प्राण और अपनी दैहिक स्वतंत्रता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कर सकते हैं, सब कर सकते हैं और करते ही हैं। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आर्टिकल 21 को समय समय पर बढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें कई चीजें आ गई हैं, आर्टिकल 21 में 21 में आ गई है स्वच्छ वायु प्राप्त करने की का अधिकार है, प्राप्त करने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, ठीक है, पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ शांतिपूर्ण माहौल में रहने का अधिकार है, स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल में रहने का अधिकार है। 2019 के एग्जाम में यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में आया था कि एक व्यक्ति है वो मनपसंद शादी करना चाहता है, ठीक है, मनपसंद शादी करना चाहता है, तो किस संविधान के किस भाग के तहत उसे ये अधिकार मिला है, तो आप कहेंगे भाग 3 और आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत उसको ये अधिकार मिला है, मनपसंद शादी करने का अधिकार, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। निजता का अधिकार, ठीक है, इसी में एक आ गया निजता, आपकी प्राइवेसी को कोई भंग नहीं कर सकता है, आपकी प्राइवेसी को कोई भंग नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं चाहेंगे, ठीक। निजता का अधिकार हो गया, स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ पानी प्राप्त करने का अधिकार, शांत सुरक्षित माहौल में रहने का, स्वच्छ पर्यावरण वातावरण में रहने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार हैं जिससे आपके जीवन की रक्षा होती है। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारों का विस्तार किया है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 21A, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता रहता है, अभी यूपी पीसीएस में भी आया था, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, मूल अधिकार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं दे रहे हैं, आप आईएएस पीसीएस स्टेट पीसीएस एसएससी कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं और आप भारत जैसे देश में रह रहे हैं, तो आपको एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको पता होने चाहिए कि आपके मूल अधिकार क्या हैं, कौन से ऐसे अधिकार हैं जिसकी दम पर, जिसके बलबूते आप एक सर्वांगीण नागरिक के रूप में विकसित हो सकते हैं, ठीक है। तो 21A में कहा गया कि 6 से 14 आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ
2002 में, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। अगर उनको शिक्षा नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां से आपको न्याय मिलेगा। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 22 को देखते हैं। इसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराधी करार दिया गया है, यानी अपराधी हुआ नहीं है, अपराधी उसको संदिग्ध हालत में अगर वो अपराधी कहा जाता है, तो अब उस अपराधी को, देखिए कितना अच्छा हमारा भारतीय संविधान है। हम आपको बताएंगे लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, ठीक है, और राजतंत्र क्या है, ये सारी चीजें संपूर्ण इस वीडियो में बताएंगे। तो उसी में बताएं गिरफ्तार, कितना अच्छा हमारा संविधान है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है उसको भी कुछ अधिकार दिए गए, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो क्या बात कहने का अधिकार है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 22A आर्टिकल 22 से कहता है कारण पूछने का अधिकार। पुलिस आई आपको गिरफ्तार कर लिया तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे किस केस में गिरफ्तार किया, मेरा अपराध क्या है। अगर पुलिस नहीं बता रही है तो आप उससे बहस कर सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। तो उससे कारण पूछिए, भाई किस अपराध में हमको गिरफ्तार कर रहे हैं आप, ये आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं कौन सा अपराध मैंने किया जो आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके बाद है आर्टिकल 22 का बी, 24 घंटे के अंदर पास के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको पहुंचाना है। यानी आप जब आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है तो 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो पास का न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके 24 घंटे के अंदर आपको वहां उपस्थित होना है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि आवागमन का टाइम नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो जो पुलिस आपको ले जाती है तो आप 24 घंटे अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे। आर्टिकल जो 22 का सी है, मनपसंद कानूनी सलाह देना। आप संदिग्ध हालत में आप अपराधी करार दिए गए हैं, अभी आप अपराधी पूरे हैं नहीं, ठीक है, अभी आप मुलजिम हैं, आप फिर मुजरिम बनेंगे जब आपका अपराध सिद्ध हो जाएगा। तो कारण पूछने का अधिकार, आप पूछिए भाई किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर पास के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको पहुंचना चाहिए, आपका अधिकार है। और फिर मनपसंद, अगर आप फंस गए हैं, आप अपराधी हैं और आप मान लिया अपराधी नहीं है, क्यों अपराधी हैं, हम अपराधी नहीं है, तो आपको अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का भी कानूनी अधिकार है, आपको नहीं रोक सकता है कोई। फिर आर्टिकल की बात छोड़िए, अब 1, 2, 3 शोषण विरोध अधिकार तीसरा है, ठीक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? 23 से 24 नंबर 23 में देखिए, अनुच्छेद 23 में क्या कहता है? मानव व्यापार, बलात्कार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध आप हो सकता है, यानी मानव तस्करी, मानव का व्यापार नहीं हो सकता है, ठीक है, बच्चे, मनुष्य, किसी का व्यापार नहीं हो सकता, मानव का व्यापार नहीं हो सकता है। बलात्कार, आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं ले सकते हैं, और आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं कि कोई मजदूर है वो आपका ही काम करे, उसका मन होगा करेगा, मन होगा नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आर्टिकल 23 के तहत आप अपराधी कहे जाएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, ठीक। मानव व्यापार, बलात्कार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध आपको अधिकार मिला है। फिर 24 में देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी निषेध, यानी अगर किसी की उम्र, किसी बच्चे को 14 वर्ष से नीचे है और आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है और किसी ने कोई शिकायत कर दी या वही व्यक्ति जागरूक हुआ तो भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 24 हो गया, और याद करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 से कि 14, तो 24 और 14 के बीच में 10 का डिफरेंट है, आपको होना चाहिए कि आर्टिकल 24 और 14 वर्ष से कम की आयु बच्चों के लिए, ठीक। क्योंकि 21A में 6 से 14 वर्ष के, यानी आर्टिकल 21A में कहा गया 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को शिक्षा का अधिकार हो गया है, शिक्षा का अधिकार हो गया है। और उसके बाद जो है इसमें क्या हुआ, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। फिर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, देखिए भारत जो है, अभी इसमें भी काफी डिबेट रहता है कि भारत एक पंथ
पंथ निरपेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके हिसाब से भारत एक पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ और धर्म में भी अंतर। देखिए धर्म क्या है और पंथ क्या है। देखिए धर्म का मतलब हुआ है, धर्म मतलब धारण करने योग्य, ठीक है। आपका धर्म हो सकता है, आप अगर ब्राह्मण हैं तो आपका ब्राह्मण धर्म है, आप एक टीचर हैं तो आपका टीचर का धर्म है कि बच्चों को पढ़ाना, उनके विषयों से रूबरू करवाना अच्छे से। आप क्षत्रिय हैं तो आपका धर्म है कि जो परेशान लोग हैं उनकी रक्षा करना, ठीक है। तो ये सब धर्म है। आप जो भी हैं, आप अगर कहीं चपरासी हैं, आप कहीं घंटी बजा रहे तो आपका धर्म है कि समय से घंटी बजाएं। तो धर्म का मतलब वो धारण करने। अब पंथ का मतलब हुआ है एक कोई ऐसा कहना चाहिए कि आपका कोई ऐसा आइकॉन बन जाए, ठीक है, जिसको आप उसके फॉलोवर बन जाएं, उसके अनुयायी बन जाएं, ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि धर्म और पंथ में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं, लेकिन भारतीय संविधान की अगर आपको समझ है तो आप धर्म और पंथ के अंतर समझ सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 25 में क्या है, यहां पे लिख लेते हैं किसी भी धर्म को मानने पर। धर्म की बात आई तो आर्टिकल 25 का सबसे बेहतरीन उदाहरण है सरदार जी, ठीक है। सरदार जी का क्या है, यानी सिख धर्म में क्या है, सिख धर्म में 5 ककार बताए गए हैं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार बताए हैं, कच्छ, कृपाण, कटार, केस और पगड़ी, ठीक। ऐसे तो किसी भी धर्म को मानने, आपने कोई भी धर्म मान लिया, ठीक है, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म है, क्योंकि भारत में क्या है, यूनिटी एंड वैरायटी ऑफ इंडिया। भारत में विविधताओं में एकता है, ठीक है। यूनिटी एंड वैरायटी ऑफ इंडिया। किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसके प्रचार की स्वतंत्रता। आपने कोई धर्म को मान लिया, फिर उसके अनुरूप आप आचरण करते हैं, फिर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद 26 में देखते हैं धार्मिक प्रबंधन। आपने किसी भी धर्म को मान लिया है तो आप उसको धार्मिक प्रबंधन भी कर सकते हैं, यहाँ भागवत करवा सकते हैं, वहां उर्स करवा सकते हैं, जिस धर्म के आप अपना करवा सकते हैं, ठीक है। तो 26 हो गया। 27 में क्या है, धार्मिक कार्यों को संपोषित करना। संपोषित सीधे मतलब ये होता है किसी धर्म की सभा हो रही है, आपके गुरु आए हैं, आपके जो भी हो, आपके काजी आए हैं, आपके हाजी आए, आपके मौलाना जी आए हुए हैं, उनका अरेंजमेंट करना है, वो सभा कुछ कहना चाहते हैं, अल्लाह ताला के लिए, ईश्वर के लिए कोई संबोधन करना चाहते हैं, तो अगर आप उसके धार्मिक कार्य को संपोषित करना चाहते हैं, वित्त पोषित करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा है, उपासना है, उसमें उपस्थित होने की आपको स्वतंत्रता मिली है। तो इसके बाद हम देखते हैं, हमारा रह जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा, आर्टिकल 29 से 30 और संवैधानिक उपचार, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, मूल अधिकार की बेसिक समझ आपको हो गई होगी। तो थोड़ा अंतर बता देते हैं कि मूल अधिकार और इसके आगे जो हम आपको बताएंगे, मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व। देखिए मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार व्यक्ति को किसी भी देश में रहने के हिसाब से अधिकार मिले हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको भारतीय नागरिक होने के कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अगर उनका कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी बात कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं, यानी ये अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। जबकि राज्य के नीति निषेध तत्व जो हैं वो राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य सरकार के कर्तव्य हैं कि राज्य सरकार को ऐसा होना चाहिए। वो कल्याणकारी धर्म, वो कल्याणकारी आर्थिक सामाजिक धारणाओं पर इमेजिन किए गए हैं, गांधीवादी कल्पना कह सकते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति का ज्यादा कल्याण हो, ठीक है। कल्याणकारी जो भावना है, कल्याणकारी शब्द है, सबसे पहले एक हुए हैं राजनीतिक शास्त्र के, उनका नाम है आर बिशप टेम्पल, ठीक है। सर आर बिशप टेम्पल ने सबसे पहले कल्याणकारी राज्य की बात कही। इसका मतलब हुआ
कि कौन सी पॉलिसी अप्लाई की जाए, कौन सी नीति अप्लाई की जाए जिससे लोगों का सर्वाधिक कल्याण हो, सामाजिक आर्थिक, ठीक है, कल्याण हो और व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर सके। तो कल्याणकारी राष्ट्र यानी वेलफेयर स्टेट की बात की गई। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ लेकिन जो डीपीएसपी है, जो आपका राज्य के निषेध तत्व हैं, वो न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है, वो एक कल्पना है। होता क्या है कि राज्य के नीति तत्व भी मतलब कहना चाहिए इनकी महत्ता कम नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद जो सरकार वोट मांगने आपके यहाँ आती है ना, तो आप उन्हीं के अनुसार उनका आकलन करते हैं। तो आज की बात मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा? आई होप चीजें समझ में आई होंगी। नमस्कार।